पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के शासन में बड़े परिवर्तन करते हुए बाजारों में मूल्य नियंत्रण का अनोखा उपाय अपनाया। उसने बाजार में सामान की आपूर्ति तथा मूल्य का निर्धारण करके दलालों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हालांकि उसकी यह बाजार व्यवस्था संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में लागू नहीं हुई थी। यह व्यवस्था केवल दिल्ली एवं उसके आसपास के बड़े नगरों के बाजारों में लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी अमीरों एवं जनता की व्यक्तिगत संपत्ति को आंतरिक उपद्रवों का कारण समझता था। इसलिए उसने बहुत से अमीरों एवं बहुत सी जनता की व्यक्तिगत संपत्ति को उन्मूलित करके उस संपत्ति को राजकीय कोष में जमा कर लिया था। इस कार्य के लिए उसने साधारण जनता से लेकर अमीरों तक पर अत्याचार किए तथा उनकी हत्याएं करवाईं। मुसलमानों को मिल्क, इनाम, इशरत अर्थात पेंशन तथा वक्फ अर्थात दान के रूप में जो भूमि प्राप्त थी उसका सुल्तान ने अपहरण कर लिया। इस प्रकार की कुछ भूमि फिर भी बची रह गई थी, परंतु अधिकांश भूमि राज्य द्वारा छीन ली गई थी। सुल्तान ने सैनिकों को जागीर देने की प्रथा बंद करके नगद वेतन देने की व्यवस्था की। इससे सैनिक परिवारों की स्थायी आय समाप्त हो गई, किंतु राज्य की आय में वृद्धि हो गई। सरकार ने संपूर्ण भूमि का खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। खालसा भूमि उसे कहते थे जो सीधे केंद्र सरकार के अधिकार में होती थी। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जागीरदारी प्रथा हटा दी थी, इसलिए अब समस्त भूमि सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गई और खालसा भूमि बन गई। सुल्तान ने संपूर्ण भूमि की नाप करवाकर सरकारी लगान निश्चित कर दिया। जितनी उपजाऊ भूमि होती थी उसी के हिसाब से लगान देना पड़ता था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाकर लगान वसूल करना आरंभ किया। इसके लिए बिस्वा को एक आधार माना गया। अलाउद्दीन खिलजी लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। लगान का निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता था। लगान की गणना के पहले प्रकार को कनकूत कहा जाता था, जिसका अर्थ यह था कि जब फसल खड़ी हो तभी लगान का अंदाज लगा लिया जाए। लगान की गणना का दूसरा आधार बटाई था। इसका तात्पर्य यह था कि अनाज तैयार हो जाने पर सरकार का हिस्सा निश्चित करके ले लिया जाए। लगान निर्धारण के तीसरे प्रकार को लंक बटाई कहा जाता था, जिसका तात्पर्य यह था कि फसल तैयार हो जाने पर बिना पीटे ही सरकारी हिस्सा ले लिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसान की फसल में से 50% हिस्सा राज्य का और 50% हिस्सा किसान का होता था। किसानों को चारागाह तथा मकान का भी कर देना पड़ता था। कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि इतना अधिक कर केवल 2 आब में लिया जाता था, जहां की भूमि अधिक उपजाऊ थी और लोग अधिक विद्रोह करते थे। यद्यपि सुल्तान ने लगान वसूली के लिए अपने सैनिक अफसर नियुक्त कर दिए थे, तथापि पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका था। अधिकांश क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर लगान वसूली का कार्य अब भी हिंदू मुकद्दम, खुत तथा चौधरी करते थे, जिन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। सुल्तान ने उनके समस्त विशेषाधिकारों को समाप्त करके उनका वेतन निश्चित कर दिया। खुत तथा बलहर अर्थात हिंदू जमींदारों को नष्ट नहीं किया गया, परंतु उन पर इतना अधिक कर लगाया गया कि वे निर्धन हो गए और कभी भी राज्य के विरुद्ध सिर नहीं उठा सके। 2 आब के किसानों से
लगान के रूप में अनाज लिया जाता था। उस अनाज को जमा करने के लिए सरकारी बखार होते थे। इन बखारों में इतना अधिक अनाज जमा होता था कि अकाल के समय भी सेना के लिए पर्याप्त होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया कर वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। उसने संपूर्ण साम्राज्य को कई भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग को एक सैन्य अधिकारी के अनुशासन में रख दिया। यह सैन्य अधिकारी जनता से मालगुजारी वसूल करता था और जितनी सेना उसके सुपुर्द की जाती थी उसका व्यय निकालने के उपरांत शेष धन राजकोष में भेज देता था। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू रियाया को पूरी तरह निर्धन बनाने का प्रयत्न किया, जिससे वे विद्रोह की कल्पना तक नहीं कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुल्तान ने कई कदम उठाए। गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र बड़ा ही उपजाऊ प्रदेश था और वहां के हिंदू प्राय विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। अतः सुल्तान ने दोआब के क्षेत्र में उपज का 50% मालगुजारी के रूप में वसूल करने की आज्ञा दी। जजिया, चुंगी तथा अन्य कर पूर्ववत हिंदुओं को देने पड़ते थे। चौधरी और मुकद्दम लोगों को घोड़ों पर चढ़ने, हथियार रखने, अच्छे वस्त्र पहनने तथा पान खाने से मनाही कर दी गई। इस प्रकार हिंदुओं की समस्त सुविधाएं छीन ली गईं और उनके साथ बड़ी क्रूरता का व्यवहार किया गया। इन उपायों से राजकीय आय में भारी वृद्धि हो गई, किंतु जनता पर करों का बोझ बढ़ गया और किसानों की हालत बुरी तरह खराब हो गई। करों का अधिकांश बोझ हिंदू रियाया पर ही पड़ा, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि था और जिन्हें भूमि लगान के अतिरिक्त कई प्रकार के कर देने पड़ते थे। सुप्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि राज्य में हिंदुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस विषय में अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन की सलाह ली। काजी ने सुल्तान को सलाह दी कि शरा में हिंदुओं को खराज गुजर अर्थात कर देने वाला कहा गया है, और जब कोई माल का अफसर अर्थात कर अधिकारी किसी हिंदू से चांदी मांगे तो उस हिंदू का कर्तव्य है कि बिना किसी पूछताछ के और बड़ी नम्रता के साथ कर अधिकारी को सोना दे दे, और यदि वह अधिकारी उस हिंदू के मुंह में धूल फेंके तो उसे लेने के लिए बिना हिचकिचाहट उसे अपना मुंह खोल देना चाहिए। इस प्रकार अपमानजनक कार्यों में जिम्मी इस्लाम के प्रति आज्ञा पालन की भावना का प्रदर्शन करता है। महान इमाम अबू हनीफा ने, जिसके धर्म का हम अनुसरण करते हैं, हिंदुओं पर जजिया लगाने की अनुमति दी है। अन्य इस्लामी धर्माधीशों के अनुसार हिंदुओं के लिए नियम है कि वे मृत्यु अथवा इस्लाम में से किसी एक का वरण कर लें। अलाउद्दीन ने काजी की सलाह का हृदय से स्वागत किया। वह अपने राज्य की बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रति इसी नीति का अनुसरण करता आया था। इसलिए काजी की राय सुनकर सुल्तान को प्रसन्नता हुई। अगली कड़ी में देखिए, तुर्की अमीरों की शराब और वेश्याएं छीन ली अलाउद्दीन खिलजी ने। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।